नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य यानी कि महाराष्ट्र की खबर से। कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ऊपर ये राज्य चल रहा है। अब तक यहां पर 20,000 मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीण इलाकों में तेजी से संक्रमण फैल रहा है। अगर पुणे शहर की ही बात करें तो पूरे देश में सबसे ज्यादा एक्टिव मामले इसी शहर में हैं। अगर दिल्ली से हम तुलना करें तो 4 गुना ज्यादा यहाँ पर मामले हैं। और जैसे जैसे रफ्तार से ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, छोटे शहरों में, बाकी शहरों में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल रही है। देखिए किस तरह से मेडिकल स्टाफ सड़कों पर है। विरोध प्रदर्शन की ये 3 तस्वीरें हाल के दिनों की हैं। आता आम्ही हे सगळं जेवण शासनाला दाखवा असं म्हणत आहे। शासनाकडून आलेलं आहे। अमरावती की ये नर्स कच्ची रोटियां दिखा रही हैं। कच्च्या चपात्या, कच्चं वरण हे सगळं येत आहे जेवायला। आम्ही असं जेवून कोविड मध्ये ड्युट्या कशा करणार आहे? 7 तास आम्हाला पीपी किट घालून ड्युट्या करावं लागते आणि हे असं कच्चं जेवण करून सगळे स्टाफ आणि अटेंडन्स पण सगळे बीमार पडत आहे। पुणे की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां नर्सिंग स्टाफ सड़कों पर दिखे। ड्यूटी आवर जो है 6 आवर्स की जगह 8 आवर्स ड्यूटी काम करवाते हैं और 6 आवर्स हम बोलने के बाद बोलते हैं कि ऐसे ही रोटा डालेंगे, ऐसे ही ड्यूटी आवर्स रहेगा, ऐसे ही पेशेंट रेशियो रहेगा। अगर आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो आप छोड़ सकते हो। गेल्या महिन्यात मॅनेजमेंटने असं आम्हाला सांगितलं होतं की तुमचा ह्या महिन्यामध्ये कोविडची सॅलरी आणि पेमेंटही वाढेल, पण ह्यावेळी आम्ही ह्या महिन्यात काय पेमेंट वाढलं नाहीये। सर्व रुग्णसेवक आहेत आणि आम्ही रुग्णसेवकही आहेत। खरंच आमच्यावरती अन्याय होतोय, तर प्लीज कृपया आम्हाला सपोर्ट द्यावा। वहीं मुंबई से सटे ठाणे में तो आरोप लगा कि आवाज उठाने पर नर्सों को पुलिस वैन में डालकर थाने ले जाया गया। ठाणे कोविड हॉस्पिटलचा हा सगळा स्टाफ आहे जो आम्हाला पकडून नेला जात आहे, कारण आम्ही एकत्र येऊन फक्त हक्कासाठी लढाई केली। सरकार को कई लिखित शिकायतें भेजी जा चुकी हैं। सेवा शक्ति हेल्थ केयर, क्लिनिकल नर्सिंग रिसर्च और जन स्वास्थ्य अभियान जैसी जानी मानी नर्सिंग संस्थाओं की फाउंडर डॉक्टर स्वाति राणे बताती हैं कि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नर्सों की हालत अब भी बुरी है। बहुत सारी नर्सेस को पेमेंट कट अभी हो रहा है। बहुत सारे नर्सेस अभी भी हमको डिस्ट्रेस कॉल दे रहे हैं। रेशोज नर्सेस के कम है। अगर आप नर्सेस के रेशोज कम करेंगे तो पेशेंट केयर कैसे होगा? पेशेंट सफर होंगे। कोरोना के डर और लॉकडाउन के कारण अप्रैल महीने से ही राज्य नर्सिंग स्टाफ की कमी झेल रहा है। ऐसे में ज्यादा वेतन के साथ कुछ भर्तियां शुरू हुई, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में बेड की कीमतों पर लगे सरकारी कैप के कारण आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल स्टाफ का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने जो रेट्स दिए हैं वो दिन ब दिन बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है कि उसमें निभाना। ये जो रेट्स है ये बहुत ही कम है। जो हॉस्पिटल्स के लिए उसमें वो खर्चा पाना मुश्किल है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्टाफ है वो स्टाफ की सैलरी पर बहुत ही खर्चा हो रहा है। महाराष्ट्र में 11,111 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमण के मामलों की कुल संख्या 5,95,865 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में 20,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से फैल रही ये महामारी राज्य सरकार के लिए खतरे की घंटी है। जरूरत है जल्द से जल्द इन इलाकों में स्वास्थ्य ढांचे को दुरुस्त बनाया जाए। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और आज की दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई। सितंबर महीने में होने वाली इंजीनियरिंग की जी और मेडिकल की नीट परीक्षा को टालने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छात्रों के करियर को संकट में नहीं डाल सकते हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों के इम्तिहान सितंबर में ही होंगे। कोविड-19 के कारण जेईई और नीट परीक्षा को टालने की कुछ छात्रों की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन को रोका नहीं जा सकता, हमें सभी सुरक्षा उपायों के साथ आगे बढ़ना है। छात्रों के कैरियर को लंबे समय तक खतरे में नहीं डाला जा सकता। क्या छात्र 1 साल बर्बाद करने के लिए तैयार हैं? शिक्षा को अब खोला जाना चाहिए। कोरोना 1 साल और जारी रह सकता है। क्या हम ऐसे में 1 साल इंतजार करेंगे? क्या आप जानते हैं कि देश और छात्रों को क्या नुकसान होगा? वहीं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने भी इसका विरोध किया। जेईई मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक होगी और 13 सितंबर को नीट। दोनों में करीब 25 लाख छात्र बैठेंगे। इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, लेकिन एक और अहम मसला है जिस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है, और ये मसला है डिग्री कोर्सेज में फाइनल ईयर की परीक्षा का। एक तरफ देश भर से सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं आई हैं कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द किया जाए, लेकिन यूजीसी ने इसका विरोध किया है और कहा है
कि अगर परीक्षा नहीं होगी तो डिग्री भी नहीं मिलेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। क्या फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी के समर्थकों की हेट स्पीच को नजरअंदाज किया जा रहा है? बीजेपी और कांग्रेस इस मामले पर आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देकर इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय कमेटी बनाने की मांग की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीधे ट्वीट कर आरोप लगाया है कि बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल राहुल ने यह आरोप अमेरिकी मीडिया में छपी खबर के बाद लगाया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में फेसबुक की अंदरूनी रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि भारत के सत्ताधारी दलों के समर्थक नेताओं की हेट स्पीच को फेसबुक ने अनदेखा किया। ऐसे लोगों पर पाबंदी का कंपनी एग्जीक्यूटिव ने विरोध किया। एक एग्जीक्यूटिव ने कहा कि भारत में बीजेपी कार्यकर्ताओं के उल्लंघन पर कार्रवाई से कारोबार पर असर पड़ सकता है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल में लगाए गए आरोप के बाद फेसबुक बचाव की मुद्रा में है। उसने सफाई दी है, पूरे विश्व में हमारी नीतियां एक जैसी हैं। किसी भी राजनीतिक हैसियत, पार्टी की संबद्धता के बिना हम घृणा फैलाने वाले भाषण और कंटेंट को बैन करते रहते हैं। हम निष्पक्षता और सटीकता के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसके लिए नियमित ऑडिट करते रहते हैं। लेकिन विपक्ष इतने भर से मानने वाला नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर संसदीय स्थायी कमेटी समिति के अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर ने फेसबुक को लिखा है कि समिति निश्चित रूप से जानना चाहती है कि इस रिपोर्ट पर फेसबुक का क्या कहना है और वे भारत में हेट स्पीच को लेकर क्या करने का इरादा रखते हैं। राहुल गांधी ने इस बारे में जेपीसी गठन की मांग की है, जिसे बीजेपी ने खारिज कर दिया है। वो एक असफल नेता है और स्वाभाविक रूप से कहीं न कहीं उनकी खींच और उनकी बौखलाहट सामने दिख रही है। वो कह रहे हैं भाजपा और संघ जो है वो फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सभी कुछ कंट्रोल कर रही है। चंद दिनों पहले वो कह रहे थे कि हम लोग तो ईवीएम मशीन भी कंट्रोल करते हैं, इलेक्शन कमीशन भी कंट्रोल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहीं न कहीं धराशायी हो गई है, इंडिया की आर्मी जो है वो भी उचित काम नहीं कर रही है, आर्मी के चीफ जो है वो सड़क के गुंडे हैं। तो आप बताइए, पूरे हिंदुस्तान में सब कुछ बिका हुआ है, सब कुछ खराब है। कुछ अच्छा है तो केवल वो गांधी वाड्रा परिवार है, बाकी सब कुछ खराब है। देखिए, जहां तक सांठगांठ का सवाल है और कंट्रोल का सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी कांग्रेस के ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कंट्रोल से बाहर कांग्रेस जा रही है और उसका प्रलाप राहुल गांधी कर रहे हैं। इस मामले में फेसबुक इंडिया की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर आंखी दास पर भी सवाल उठ रहे हैं। याद दिलाया जा रहा है कि जेएनयू में एबीवीपी की नेता रही रशिम दास उनकी बहन हैं। उधर आंखी दास ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। भारत में फेसबुक के 250 मिलियन से ज्यादा और व्हाट्सएप के 400 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। फेसबुक अपनी तरफ से अपनी सफाई में कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन ये बात तय है कि ये मुद्दा आने वाले मॉनसून सत्र में संसद पर हावी रहेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लॉकडाउन के दौरान जो लोग दिल्ली छोड़कर गए थे, अब वो वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने आनंद विहार बस स्टेशन पर इन लोगों के लिए कोरोना टेस्ट का इंतजाम किया है, ताकि ये पता चल सके कि इन लोगों में संक्रमण किस हद तक फैला है। आनंद विहार बस अड्डे पर दिल्ली लौट रहे लोगों का कोरोना टेस्ट जारी है। दिल्ली सरकार जानना चाहती है कि इन लौटने वालों में संक्रमण की स्थिति क्या है। लॉकडाउन के अंदर काफ़ी लोगों का यहाँ से बाहर मूवमेंट हुआ था। हाँ। और अब वो लोग धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें खुलती जा रही हैं वैसे वैसे वापस आ रहे हैं। अच्छा। तो उसी रफ्तार में अगर कोरोना वो संक्रमण की स्थिति क्या है और दिल्ली उस पर क्या असर पड़ रहा है, उसी कारण ये टेस्टिंग की जा रही है। अभी तक 4 दिन में 1118 यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ। 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, यानी 1.52% का पॉजिटिविटी रेट। हम फतेहपुर जिले से आ रहे हैं, यूपी से। फतेहपुर से आ रहे हैं, यूपी से। और कहाँ जाना है? हरियाणा जा रहे हैं। हरियाणा जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लवलेश। तो वहाँ काम करते हैं आप? जी। मैं यूपी का रहने वाला हूँ और मैं यूपी गया था 7 दिन पहले। अच्छा जी, वापस जा रहा हूँ जहाँ जॉब करता हूँ, दिल्ली में, गुड़गांव में। सर, बस अड्डे में सभी तरह के लोग आते हैं, तो एक सैंपलिंग की जा रही है ये देखने के लिए कि संक्रमण की रफ्तार जो है वो जो है क्या है। और इससे एक आइडिया ये भी लग जाएगा कि जो लोग बस में ट्रैवल कर रहे हैं या इस क्षेत्र से आ रहे जा रहे हैं, उनमें जो संक्रमण की स्थिति है वो क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है। और अभी तक का जो पॉजिटिविटी रेट यहाँ बताया जा रहा है रैपिड एंटीजन टेस्टिंग से, वो करीब 1.5% के आसपास है। आनंद विहार बस अड्डे से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
और अब शर्मसार करने वाली ये खबर गोरखपुर से। 17 साल की एक लड़की को गैंगरेप के बाद सिगरेट से जलाया गया। लड़की अस्पताल में भर्ती है और रेप के आरोपी 2 लड़कों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शुक्रवार की रात जब वो हैंडपंप से पानी लेने गई तो आरोप है कि 2 लड़के उसको बाइक से अगवा कर ले गए और रेप किया। मां ने एफआईआर में लिखाया है कि मेरी लड़की 14 तारीख को 8 बजे घर के सामने हैंडपंप पे पानी लेने गई थी, तभी अर्जुन और उसका दोस्त मेरी लड़की का मुंह दबाकर बाइक से अगवा कर ले गए। सुबह लड़की हमें एक खंडहर में मिली। उसने बताया कि अर्जुन और उसके साथी ने उसके साथ रेप किया। हमारी लड़की के साथ बलात्कार भइल है। बलात्कार कैला ओकर बाद ओकर पूरा सिगरेट पूरा शरीर जला देले बना। हां पुलिस का कैला से पुलिस लिखा पड़ी होती है। अपन कुछ कहलस नहीं है पुलिस। कहाँ कौने गांव का रहला है बलात्कार करला? का नाम होगा? अर्जुन निषाद। पुलिस ने घर वालों की शिकायत पे लड़कों के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की दफाओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पंजीकृत किया गया, उस लड़की का मेडिकल कराया गया और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें एक जो अभियुक्त मेन जो अभियुक्त है वो अर्जुन उसका नाम है, जो पास के गांव का रहने वाला है, और उसी का दोस्त एक महेश उर्फ छोटू था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और इस प्रकार अग्रिम जो विधिक कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारे अपराधियों की हिम्मत इसलिए भी बढ़ी होती है क्योंकि हमारे यहाँ सज़ा मिलने का रेट जो है वो बहुत कम है। खास करके महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध के मामलों में अगर सुनवाई जल्दी हो जाए और सज़ा जल्दी हो जाए तो हो सकता है कि इस तरह के अपराधों में कमी आ जाए। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं दिल्ली के शाहीन बाग की, जिससे जुड़े प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और इसके बाद मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये प्रदर्शन के पीछे बीजेपी का ही हाथ था, पुलिस के साथ मिलकर बीजेपी ने ही सब करवाया है। वो एक अलग दौर था जब शहजाद अली शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया करते थे। बीजेपी भी ऐसे आंदोलनकारियों को पाकिस्तान समर्थक बताती रही, लेकिन शहजाद रविवार को बीजेपी का दामन थाम देशभक्त बन गए हैं। वो अब कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर मुसलमानों को गलत फहमी है। वहाँ विरोध जो है ना वो किसी पार्टी लेवल का नहीं था। कोई विरोध जो भी होता है वो गलत बात का होता है, और गलत बात तब तक होती जब तक वो सही बात समझ ना पाए, वो कोई भी हो। जो हमारे समाज में, कम्युनिटी में एक माहौल हमेशा से बनाया गया है, बीजेपी दुश्मन है, तो हम ज्वाइन करके ही ये साबित डिसीजन ले पाएंगे कि वो हमारी दुश्मन है या हमारी दोस्त है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो आपने प्रोटेस्ट की बात की है, वो मसला जो भी है वो हम बैठ के सुलझाएंगे। सोमवार को आम आदमी पार्टी नई थ्योरी निकाल लाई। कहा कि शाहीन बाग दरअसल बीजेपी का खेल था। दिल्ली पुलिस किसी प्रदर्शन को एक दिन से अगले दिन तक नहीं पहुंचने देती। आंसू गैस उनके पास है, वाटर कैनन उनके पास है, लाठी चार्ज वो करते हैं, क्रूर फोर्स है। उनको सब पता है कि कैसे प्रदर्शन हटाए जाते हैं। ये प्रदर्शन इसलिए चल रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस को कहा है कि इस प्रदर्शन को चलने दें, इसलिए प्रदर्शन चला। दूसरी बात, ये जो शाहीन बाग है, इससे किसका राजनीतिक लाभ हुआ? कांग्रेस का हुआ, सपा का हुआ, टीडीपी का हुआ, आरएलडी का हुआ? किसी का नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ भाजपा का राजनीतिक लाभ हुआ और लाभ लेने की कोशिश भी सिर्फ भाजपा ने की। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा कि मुसलमानों के बीजेपी को ज्वाइन करने पर आम आदमी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। दिल्ली पुलिस की तमाम चार्जशीट में लिखा है कि शाहीन बाग के आंदोलन का दिल्ली के दंगों में अहम योगदान है। ऐसे में वहीं के आंदोलनकारी जिन्हें बीजेपी चुनाव भर देशद्रोही बताती रही, वो अब बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या वो देशभक्त हो गए हैं? ऐसे में ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं पूछ रही है, बीजेपी के अंदर भी तमाम लोग हैं जो कि इनकी ज्वाइनिंग को लेकर के नाखुश हैं। नई दिल्ली में सहयोगी सचिन पांडे के साथ सौरभ शुक्ला, टीवी इंडिया। मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का निधन हो गया है। 90 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिका के न्यू जर्सी में आखिरी सांस ली।
दिल्ली जसराज जो संगीत मार्तंड के नाम से जाने जाते थे, पद्म विभूषण से सम्मानित थे, वो संगीत के मेवाती घराने से जुड़े थे। 2016 में वो एनडीटीवी के खास प्रोग्राम में आए थे जहां उन्होंने अपने सुरों का जादू बिखेरा था। आइए सुनते हैं उसका कुछ हिस्सा। मोह माया व्यापे नहीं गेने, मोह माया व्यापे नहीं गेने, दृढ़ वैराग जना तन मारे, दृढ़ वैराग जना मन मारे। हेलीकॉप्टर के जरिए किस तरह से बचाई गई जान आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। बने रहिए सिटी सेंटर शो के साथ। और अब आइए बात करते हैं उत्तरी दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके की, जहां बदमाशों की टोली ने अंधाधुंध फायरिंग की और दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की। साफ वजह का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन गनीमत ये रही कि इसमें कोई घायल नहीं हुआ। उत्तरी दिल्ली के थाना कश्मीरी गेट के इलाके के कूचर मोहतर खां में देर रात 10-12 बदमाशों की एक टोली निकली तो कानून की धज्जियां उड़ गईं। इन बदमाशों ने यहां गलियों में दहशत फैलाते हुए 10 से ज्यादा राउंड फायरिंग की। दीवार, छत और गलियों में पड़े गोली के खोखे इस बात की गवाही दे रहे हैं। सर, ये मामला तो अभी तक यहाँ पे लगभग किसी के समझ में ही नहीं आया है कि वो कौन लोग थे या किन से किसी यहाँ से पर्सनली किसी से विवाद था। सिर्फ वो अंदर आए, तोड़फोड़ करते हुए हंगामा मचाया। हंगामा मचाने के बाद घरों में भी जिन्होंने तोड़फोड़ किए, कई घर जो बंद थे उन्हें नहीं मालूम था, उनके दरवाजे तोड़ दिए गए। उन्होंने पूरे इलाके को टारगेट किया है और उन्होंने ये कहा है कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। आवाज आई गोली की, जब उठे हम तो सारी गाड़ी फेंकते जा रहे, डर के मारे किवाड़ भी ना खोले। यही नहीं, बदमाशों ने गली में खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की और उन्हें गिरा दिया। 20 से ज्यादा वाहनों को तोड़ा गया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने एक घर में जबरन घुसकर महिलाओं से बदसलूकी करते हुए एक बच्चे की गर्दन पर चाकू रख दिया। हालांकि बच्चे को चोट नहीं आई। लोगों के मुताबिक बदमाशों ने नकाब पहन रखा था। हम सोए हुए थे सारे, हमें पता नहीं था। कोई बहुत तेज दरवाजा खटखटा रहा था। एकदम से तीसरी बारी में दरवाजा खुला, बहुत तेज दरवाजा खुला। उन्होंने एकदम से, मेरी मम्मी एकदम से चौंक गई और मेरे को खींच लिया। फिर उन्होंने मेरे को पकड़ लिया और मेरे ऊपर चाकू रख दिया, बहुत लंबा हाथ, और फिर कह रहे कि मार देंगे, काट देंगे। फिर मेरी मम्मी ने उनसे बोला कि छोड़ दो। फिर वो छोड़कर चले गए बाहर। जब बच्चे पे हमला होगा तो घड़ी पे तो नजर नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ 12:30-1 के बीच का टाइम होगा। अचानक उन्होंने 2 बार पुश किया, दरवाजा नहीं खुला उनसे। तीसरी बार उन्होंने और प्रेशर से किया है तो कुंडी खुल गई है। तब उन्होंने, मैं यहाँ सो रही थी गद्दे पे, यहाँ मेरा बच्चा था, मैं उसके साथ थी, हस्बैंड नहीं है मेरा। मैंने उसको जैसे अपने पास को बुलाया तो उसके यहाँ पे हथियार रखा है। इतना लंबा हथियार था, नुकीला कुछ, और कपड़ा बांधा हुआ था। उन्होंने 2 जने थे, एक ने हथियार बच्चे के ऊपर रखा, एक पीछे खड़ा था। उनकी वर्डिंग थी, छोड़, बाहर निकलो, मार देंगे, काट देंगे, बस ये वर्डिंग थी। पुलिस ने केस दर्ज कर 2 लोगों को हिरासत में लिया है। हालांकि ये बदमाश कौन है, यहाँ क्यों आए और घटना के वक्त पुलिस कहाँ थी, इन सवालों पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी खामोश हैं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। इधर कोरोना से जूझ रहे मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक बालासुब्रमण्यम को आईसीयू में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। सोशल मीडिया पर फैंस उनके जल्द ठीक होने की कामना कर रहे हैं। फिल्म से जुड़े कई लोगों ने बालासुब्रमण्यम के स्वस्थ होने की कामना करते हुए ट्वीट किया है। इस कोरोना काल में हैरान करने वाली कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, पर जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें हैं वो हैं अपनों की बेरुखी। एक ऐसा ही वाकया हैदराबाद से सामने आया, जब एक कोरोना संक्रमित शख्स की मौत पर उसका खुद का परिवार अंतिम संस्कार के लिए आगे नहीं आया। जब बेटे ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया तो एक एनजीओ यूथ वेलफेयर इंसानियत के तौर पर आगे आया और उस शख्स का अंतिम संस्कार हुआ। मुंबई शहर में रह रहकर बारिश जारी है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं बूंदाबांदी हो रही है। और बात करेंगे दिल्ली की, जहां दोपहर बाद तेज बारिश हुई।
दिल्ली के कई इलाकों से जोरदार बारिश की तस्वीरें आई। बारिश की वजह से गर्मी से जरूर राहत मिली है, लेकिन पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई। प्रगति मैदान से जलभराव की तस्वीरें आई। वहीं आईटीओ पर बारिश के चलते लंबा जाम भी दिखा। वाहनों की लंबी कतार यहां पर नजर आई। और अब बात छत्तीसगढ़ की करते हैं, जहां बांध से छूटे पानी के तेज बहाव में एक व्यक्ति बहता हुआ चला गया, जिसे वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बचाया। दरअसल ये युवक खूंटा घाट में पानी में नहाने के लिए कूदा था, लेकिन तेज बहाव की वजह से ये पानी से निकल नहीं पाया। काफी देर तक एक पेड़ को पकड़कर पानी के बीच में एक पत्थर पर बैठा रहा। पानी के तेज बहाव और खराब मौसम की वजह से इस युवक की रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही थी। बाद में युवक को निकालने के लिए M17 हेलीकॉप्टर को मंगवाया गया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए बने रहें NDTV इंडिया के साथ। नमस्कार।